आ गए आप? आइए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाले। और आज के इस तीसरी वीडियो में लगातार तीसरी बार बिजनेस स्टडीज के बारे में और अंदर से पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 ट्रेड नहीं है, चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 और 1 देगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ओके, ट्रेड ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड नाम तो सुना ही होगा। ट्रेड मतलब किसी भी चीज को खरीदना और बेचना ट्रेड कहलाता है। ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज रिफर टू एज ट्रेड। ये होगी इसकी डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब अपन आते हैं, ट्रेड होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, जो इंटरनल ट्रेड होता है, नाम से पता चल चुका होगा कि वो इंटरनली होता है। मतलब ये ऐसा ट्रेड है जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन और स्टेट टू स्टेट होता है। मतलब ये देश के अंदर ही होता है। मतलब जम्मू कश्मीर के एप्पल जम्मू कश्मीर से राजस्थान जाएंगे तो वो कौन सा ट्रेड कहलाएगा? इंटरनल ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट जा रहा है, ना कि कंट्री टू कंट्री। ओके, गेट इट? सेम बहुत सारे एग्जांपल है इसके। तो मतलब अगर देश के बाहर सामान नहीं जा रहा है या देश के बाहर से सामान नहीं आ रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। ये थोड़ा अलग नहीं, ये बिल्कुल उससे उल्टा है। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब होता है ट्रेड करना है लेकिन टू और मोर कंट्रीज के बीच में। मतलब द ट्रेड विच इज मेड और डन बाय मोर देन टू और मोर कंट्रीज, यानी कि दो और या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड होता है तो उसे एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। ये अब दो टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ये भी दो टाइप्स के होते हैं, होलसेलर और रिटेलर। लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा बता नहीं रखा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है तो मैं बता देता हूँ। इम्पोर्ट मतलब गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, यानी कि अगर इम्पोर्ट यानी कि लेना, अगर आप किसी और कंट्री से कुछ गुड्स ले रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप इम्पोर्ट कर रहे हो। लेकिन ऑन अदर एंड अगर आप एक्सपोर्ट की बात करो तो इसकी डेफिनेशन होती है गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्री, यानी कि अगर आप कोई सामान या कोई गुड्स जो है वो अगर अदर कंट्री को बेच रहे हो तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। होप यू लाइक इट। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रेड की बात तो हो गई, अब अपन बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। फ्रेंड्स, ये है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब इसमें भी ट्रेड आ रहा है तो कुछ तो कुछ ट्रेड से रिलेटेड ही होगा, कुछ नहीं, पूरा टॉपिक ही ट्रेड से रिलेटेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड की मदद करे। आर यू गेटिंग इट? मतलब इधर आ जाता हूं मैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस, बिजनेस से प्रोवाइड करे क्योंकि ट्रेड बिजनेस के अंदर ही होता है। टू सपोर्ट, ट्रेड को सपोर्ट करना, एंड ग्रो, ट्रेड को ग्रो कराना। ठीक है, तो ये होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज जो ऑक्सिलरीज कहलाती है, जो ट्रेड को मतलब ट्रेड की मदद करती है उसको ग्रो करने में। सिंपल, ट्रेड का काम आसान कर देती है फैसिलिटीज। अगर ये फैसिलिटीज ना हो तो ट्रेड बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स हियर व्हाट इज द फैसिलिटीज। ओके, तो ये फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है सुरेश, विजिबल है? ओके, विजिबल है ना? ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट टॉपिक इज आता है हमारा फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन मतलब आयात। ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरत है ट्रेड के लिए। अगर आपको चाहे इंटरनल ट्रेड करना हो या चाहे एक्सटर्नल ट्रेड करना हो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको पता ही है। अगर आप किसी एक कंट्री से अदर कंट्री में सामान बेचते हो या सामान खरीदते हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। बाय प्लेन हो, बाय रोड हो या बाय वाटरवेज हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ही चाहिए। अगर हम एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं हो तो आप सोचिए कि अगर आपको अमेरिका से कोई सामान लेना है तो कितने दिन में सामान आएगा, वो टाइम लिमिट बहुत बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, कॉस्ट भी थोड़ी कम कर देता है और टाइम लिमिट तो बहुत कम कर देता है। अब आती है हमारी सेकंड फैसिलिटी जो है बैंकिंग। ओके, बैंकिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बैंकिंग तो काम करती ही करती है। अगर वहां से डीलर से हमने गुड्स लिया, डीलर ने हमको पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट की ट्रांजैक्शन हमें बैंक में दिखा दी, तो बिजनेस के ओनर ने जो बैंक में देख लिया कि वहाँ पर ये पैसे आ चुके हैं, ठीक है, डीलर ने पैसे दे दिए, ठीक है, तो भी वहां से माल आने दो। अगर बैंकिंग होती ही नहीं, ठीक है, बैंकिंग होती ही नहीं तो कैसे पता चलता है कि भाई उसने पैसे दे दिए? फोन करके। लेकिन भाई बिजनेस में ट्रस्ट से ज्यादा ये चलता है। ठीक है, तो बैंकिंग क्या ये दिखाती है। इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जा रहे हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अगर आपका जो गुड्स का अगर इंश्योरेंस हुआ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। खुदा ना खास्ता आप ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स लेके गए और वो किसी दुर्घटना का हादसा हो गए तो सारे गुड्स बर्बाद हो सकते, तो उसका पे कौन करेगा? कौन करेगा? अगर आपने इंश्योरेंस ले रखी हो तो भाई आपके थोड़ा तो ठीक हो जाएंगे, आपको रिकवरी अच्छी से मिल जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे, आपको जो पैसे दे देंगे उसके बदले क्लेम कर सकते हो आप इंश्योरेंस, अगर आपके पास है तो कराना बहुत जरूरी है, इससे क्या ट्रेड को मदद मिलती है। फोर्थ हमारे पास आती है वेयर हाउसिंग। ओके, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग बहुत जरूरी है। आप कोई ऐसा गुड्स लेके जा रहे हो जो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, तो आपको वेयर हाउसिंग चाहिए। वेयर हाउसिंग मतलब ये है गुड्स को खराब होने से बचाना और गुड्स को किसी अच्छी जगह, किसी सेफ जगह में स्टोर करके रखना, उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। ओके फ्रेंड्स, वेयर हाउसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है बिजनेस या ट्रेड में। अगर आप कोई गुड्स लेके जा रहे हो और अगर वो मान लो बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, मान लो आप एप्पल की सप्लाई करते हो जम्मू कश्मीर से इधर राजस्थान में आते हुए, एप्पल्स को बहुत टाइम लगता है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कितना भी तेज कर लो, एरोप्लेन में भी टाइम लगता है, टाइम तो लगता है, फट से तो नहीं होता, टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको वेयर हाउसिंग आपके पास होगी तो आप भाई फटाफट से आके कंटेनर सबके सब वेयर हाउस में रखकर आप टेंशन फ्री हो सकते हो। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो मार्केट में इतने सारे डीलर है, मार्केट में इतने सारे मैन्युफैक्चरर है, इतने सारे रिटेलर है, इतने सारे होलसेलर है तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है भाई, अगर आपको पता है कि भाई यार मुझे इतना माल चाहिए लेकिन ये बंदा पहुंचा देगा नहीं पहुंचा देगा, ये शायद वो भाई पहुंचा सकते हैं, तो उनका नंबर आपके पास तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? नहीं लोगे? लोगे ना, तो कैसे लोगे? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेस क्या करती है, अपना एक एडवर्टाइजमेंट या अपना टेम्पलेट छपवा देती है कि भाई अगर आपको माल चाहिए, अगर आपको माल के भिजाना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना है, कॉन्टेक्ट अवर कंपनी, ये कार्ड, ये कंपनी का नेम, ये कंपनी के मोबाइल नंबर और ये उसके कॉन्टैक्ट जो भी डिटेल्स है वो, और एडवर्टाइजमेंट ये होगी। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होती तो आप सोचिए कितना मुश्किल होता है इतनी बड़ी दुनिया में आपस में डीलरों के कॉन्टैक्ट करना। तो ये तो था हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव मतलब होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में दिन ब दिन बहुत सारा कंपटीशन होता है, तो हम इस कंपटीशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में गोल सेट करते हैं। तो ये जो गोल्स है ना, ये अपन बोल सकते हैं ये जो नीड्स है वो कौन पूरा करता है, वो सब कौन पूरा करता है, वो सब पूरा करता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन कोई एक ऑब्जेक्टिव ये सब पूरा नहीं कर सकता, हमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी में टॉपिक भी है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ओके, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चाहिए। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मतलब मार्केट कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, नहीं, आपका जो इंटरप्राइज है, बिजनेस है, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, मतलब अभी कंपटीशन बहुत है, लेकिन अगर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको जो है मार्केट वैल्यू स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो मार्केट स्टैंडिंग मतलब आपका इंटरप्राइज या आपका बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है राइट नाउ अभी मार्केट में, वो होती है मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करें, सिंपल बात है, जो हमारे कॉम्पिटिशन है दूसरी कंपनी, उससे अच्छा ऑफर दो जिससे कस्टमर होगा, अट्रैक्ट होगा, कस्टमर प्रीफर करेगा आपके बिजनेस में आना बजाय किसी और बिजनेस में जाना। ठीक है, तो ये होती है मार्केट स्टैंडिंग और उसको पूरा कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी अंडरस्टैंड। अब आता है इनोवेशन। भाई कोई भी बिजनेस बिना वो इनोवेशन के नहीं चल सकता। इनोवेशन मतलब क्या होता है, नई चीज लाना। ठीक है, गुड्स, ठीक है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, गुड्स की सर्विस करना, ठीक है, गुड्स को सप्लाई करना, ये इसमें इनोवेशन चाहिए। अगर आपके बिजनेस में टाइम टाइम इनोवेशन नहीं हुआ तो आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा, बिजनेस को मतलब ही नहीं है। अगर आपको एक ही मेथड को लंबा समय तक चलाते रहोगे तो वो बिजनेस ज़्यादा लोग नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो इनोवेशन मतलब होता है अलग अलग नई नई मार्केट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री वाला पुराना हो गया, अब ये आता है कि भाई एक दिन यूज़ करो, नहीं हुआ तो वापस दे दो, पैसे वापस हो जाएंगे। नए नए इनोवेशन आ रहे हैं जिससे क्या होता है बिजनेस अच्छा ग्रो करता है। प्रोडक्टिविटी अगेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस। प्रोडक्टिविटी मतलब कितना आपके पास रिसोर्सेज है और कितना आप उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, मतलब रिसोर्सेज आपको मान लो इतना दिया है, ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट इतना ही बना रहे हो तो प्रोडक्टिविटी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज इतना है, अगर आप उसका प्रोडक्टिविटी इतना बना रहे हो, प्रोडक्ट आप इतना बना रहे हो, तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द आउटपुट दैट हैव बीन गिवन टू यू
है ना, जो आउटपुट आपको दिया गया है उससे आप कितना इनपुट बना सकते हो, ये होती है प्रोडक्टिविटी। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये आता है फोर्थ, बहुत मेन, सारा मेन है वैसे, लेकिन सब मेन है। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब भाई अगर आपके पास ऑफिस नहीं होगा, आपके पास फैक्ट्री नहीं होगी, आपके पास लैंड नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगी, तो आपके पास बिजनेस भी नहीं होगा। सिंपल बात। बिजनेस के लिए फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट करे, बिना फंड करे आपको बिजनेस आप खड़ा ही नहीं कर सकते हो। विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट बिजनेस नहीं चलता। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में, भाई प्रॉफिट मतलब शरीर की सांस है, बिना सांस के शरीर नहीं चल सकता, बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं चल सकता। अधिकतर बिजनेस होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। अगर आपका ऑब्जेक्टिव यही पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया आप बिजनेस खोल के बैठे हो, प्रॉफिट नहीं आ रहा, कमाई नहीं हो रही, खाली बिजनेस खोल के बैठे हो, तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। जी हाँ, यह आप पढ़ोगे 12th में, जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट में, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मेन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मेन एम होता है सोशल सर्विसेज, लोगों की मदद करना। लेकिन हम 12th में पढ़ोगे। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, भाई अगर आपका मैनेजर सुस्त होगा, ढीला होगा, तो आपका बिजनेस भी सुस्त और ढीला होगा। मैनेजर के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे बिजनेस की एक्टिविटी कंडक्ट करता है, कैसे वो कोऑर्डिनेट करता है लोगों के साथ, और कैसे मैनेजर जो है वो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, सुलझे हुआ होना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। सेवंथ हमारे पास आता है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। भाई वर्कर जो होते हैं बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डी टूट जाएगी शरीर चल नहीं सकता। वैसे ही बिजनेस में अगर वर्कर से आप बना के नहीं रखोगे तो खत्म काम, खत्म। वर्कर को कैसे खुश रखे, वर्कर को सिर्फ ये नहीं चाहिए, वर्कर को ये चाहिए, ठीक है। वर्कर को अपनापन चाहिए, अपना प्यार चाहिए, अपना स्नेह चाहिए। अगर आप सैलरी थोड़ी कम दे, लेकिन आप उसको अगर ऐसा फैमिली मेंबर ट्रीट कर रहे हो वर्कर को, तो चल जाएगा काम, दौड़ेगा बिजनेस। लेकिन अगर आप सैलरी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन आप वर्कर को इतना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, एब्यूज कर रहे हो कि वर्कर है चल जाए काम कर, तो वो कितने पैसे दे दो आप, वो बेमन से काम करेगा, ठीक है। अब आता है लास्ट, हमारे पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत जरूरी है बिजनेस में, कमाई जरूरी है, प्रॉफिट बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी कमाई कभी नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे, ठीक है। बिजनेस में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि भाई अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आप चैरिटी फंड कर दो, आप दान कर दो, इससे आपका भला होगा, आपको भी एक गुडविल मिलेगी, ठीक है। मार्केट में किया भाई यार ये बंदा अच्छी कमाई करता है, इसी से गुड्स लेंगे, तो जो गुड्स ले रहा है उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो इनसे ले रहा है, तो उनको पता है कि भाई ये बंदा आगे जाकर दान नहीं करने वाला, तो हमारे पे अच्छा ही होगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। आप लोगों को दान करिए, ऐसा नहीं बोल रहा है कि ज्यादा करिए, आपका जितनी मन हो उतना आप कर सकते हैं, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस में चाहिए ही चाहिए, ओके। अब ये हो गए हमारे 8 ऑब्जेक्टिव्स, और फ्रेंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। लेकिन डोंट वरी, अगले वीडियो में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। ये चैप्टर लंबा है, इसलिए मैंने उसको 4 वीडियो में स्प्लिट करा है। अगर मैं चाहता तो एक ही वीडियो में बना देता, लेकिन वो 2-3 घंटे की, सॉरी 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाती, तो आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करा ताकि आप अच्छे से पॉइंट को समझे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा बिजनेस का चैप्टर 1 का पार्ट 3। अब इसके बाद सिर्फ सिंपल है बिजनेस के रिस्क क्या होते हैं और कैसे बिजनेस चालू करते हैं, ये 2 टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, मार्क्स पहनिए और अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बहुत मेहनत कर रहे हैं।